कमेंट इन्फ्लुएंस ऑफ एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थिंकिंग ऑन प्रेजेंट टाइम्स। तो ये बताओ यहाँ पे लिखा क्या है? सर यहाँ पे कम्युनिटेरियनिज्म के एस्पेक्ट को मैं वर्ण सिस्टम के थ्रू एक्सप्लेन करना चाह रहा था कि जैसे क्षत्रियाज एक वॉरियर्स थे, तो उनकी एक कम्युनिटी लाइफस्टाइल थी उस तरह से। भाई इस तरीके से कास्टिज्म हो जा रहा है, ये जो तुम्हारे दिमाग में बैठा हुआ है ना, आगे में भी लिख रखा है, यहाँ भी लिख रखा है। अगर तुम्हें कम्युनिटेरियनिज्म को प्रूफ करना था तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है ना वैल्यूज पड़े हुए। आर्टिकल 29 है, आर्टिकल 30 है, उसका तो स्पिरिट ही कम्युनिटेरियन है ना। तो इस तरीके उसको ऐड कर लूंगा। अपने दिमाग से प्लीज इस एक चीज को हटा दो कि वर्ण सिस्टम अगर मैं कहीं पे भी लिखूंगा तो वो अच्छा होगा। आप वर्ण लिखोगे, जहां भी जस्टिफाई करोगे उसे कास्ट के साथ इंसान जोड़ेगा। हाँ, अगर आपको वर्ण वगैरह बात करनी है तो बस एक गांधी, क्योंकि वो भी गांधी के नाम पर, इट इज नॉट दैट इज समथिंग विच वी आर जस्टिफाइंग। गांधी ने ऐसा बोल रखा है। क्योंकि आप सोचोगे कि मैं आइडियल लिख देता हूं, नतीजा उसका क्या होगा? सामने वाला समझ जाएगा कास्ट को जस्टिफाई कर रहा है। समझ गया? ठीक है ना? क्योंकि देखो इसमें तो ब्रॉडली आप चीजों को सही गए हो। यहाँ पे एक इसके रिगार्डिंग जो मैंने पहले ही आपको बता रखा है, ये तो पूरा मैंने बड़ा गोला लगा रखा है। ग्रेटर आइडिया देन मैकइंटायर हैज क्रिटिसाइज्ड वेस्ट फॉर नेग्लेक्ट। ठीक है। हाँ, फिर से देखो कंक्लूजन। अभी तक ये फ्रीडम स्ट्रगल तक ही क्यों रुक गए? अभी भी चले जा रहे उतना पीछे। अपन 1950s में नहीं है ना, अपन 2025। कोई सुनिए, क्या आपकी ये डायरी और पेन कोई सुनिए। ठीक है, तो देखो यहां तक क्यों, उससे बेहतर है ना प्रेजेंट टाइम का रेलेवेंस। जब हम बात करें सस्टेनेबिलिटी की, पीस की, कोऑपरेशन की, हार्मनी की, हम बात करें कॉस्मोपॉलिटन आउटलुक, कॉस्मोपॉलिटन वर्ल्ड व्यू, तो आप बात करो हम इस कंटेम्प्रेरी से। कंटेम्प्रेरी 50 साल पीछे थोड़े ना है, 50 नहीं, इनफैक्ट 70 साल पीछे। समझा? पर सर उसमें एक ये भी हो रहा था मेरे साथ कि हर बार ना आईआर का ही चीजें दिमाग में आ रही थी, तो मुझे वो लग रहा था कि बहुत मोनोटोनस होते जाएगा फिर कि हर कंक्लूजन में आईआर का रिलेवेंस देते जा रहे हो। वो डिपेंड करता है कि हम चीजों को हैंडल कैसे करते हैं। जैसे देखो, अब जब रिपब्लिकनिज्म की बात कर रहे हो, उसमें तो कहीं नहीं आया, इधर कहीं नहीं आया। ये जो ठीक है रियलिज्म, हाँ रियलिज्म में ये प्रेजेंट टाइम को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है। आपने तो ठीक है रियलिस्ट लिख दिया कि ठीक है एक रियलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू था। अभी को उसने क्वेश्चन देखो एक बार, प्रेजेंट टाइम्स। तो अगर आप यहाँ पे रेलेवेंस दे देते विथ रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान या विथ रिस्पेक्ट टू चाइना, मामला खत्म। अच्छा, मंडल थ्योरी को यहाँ पे कोट किया जा सकता था। हाँ, पर मैंने को लगा कि मैंने क्लासिकल ऑफेंसिव रियलिज्म और हैंस मर्गन्थियो वगैरह का नाम अरे इतना ज्यादा क्या क्लासिकल व्लासिकल, क्या सीधे का सीधा रियलिस्ट वर्ल्ड व्यू। हाँ, इतना स्पेसिफिक नहीं जाने का, सिंपल रियलिज्म। ठीक है। क्योंकि इफ यू आर टॉकिंग अबाउट चाणक्य की बात कर रहे हैं, उनको हमने क्या किसी क्लासिकल हैं या मॉडर्न है, हमने स्ट्रक्चरल है, उनको कहीं डाला है क्या? फिर बस ओके। नेक्स्ट क्या है? नेशनलिज्म इज नॉट मेयरली अ पॉलिटिकल प्रोग्राम। ये तो वैसे क्लास में हमने डिस्कस कर ही रखा है, बट इट इज अ रिलीजन दैट हैज कम फ्रॉम गॉड। ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। जर्मन फिलोसफर हीगल की जगह मैंने हर्डर का नाम डाल दिया है। ठीक है ना? क्योंकि कल्चरल नेशनलिज्म यही है, नीत्शे वगैरह वगैरह। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये क्यों लिखा है? क्योंकि सबसे पहले ये जो स्टेटमेंट है ना, ये उन्होंने ऐसा बोला क्यों? बेसिकली लिबरल का भी क्रिटिसाइज किया है, और कॉलोनियल तो जो थे ही उनका भी क्रिटिसिज्म है ही, बिकॉज दे वर रिजेक्टिंग एंड लिबरल्स वर आल्सो सेइंग कि इंडिया इज अ नेशन इन मेकिंग, राइट? और इसके बाद फिर हम बताते कि कैसे वो कहते हैं इट इज नॉट मेयरली अ पॉलिटिकल प्रोग्राम। तो दैट इज समथिंग वो आपने आगे कुछ कुछ लिख ही रखा है। ठीक है ना? सर इसमें ये भी हुआ था कि जैसे मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा
और इसका जो सेकंड पार्ट था वो तो मुझे बहुत अच्छे से आता था। हाँ, तो फिर मेरे दिमाग में वो हो गया कि चलो ये क्वेश्चन तो आता है, तो अब चालू करते हैं देखो लिखना। एक और जो गलती करते हैं हम, कई बार हम आइडिया की जगह जो हमारे पास फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है ना, वो दे करके हम उसके साथ खेलने की कोशिश करते हैं। ये जैसे भवानी मंदिर वगैरह वगैरह आपने लिख रखा है, तो आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत बढ़िया बड़ी बात लिख रहा हूँ, क्योंकि ये किसी को नहीं पता है। तो ये हिस्ट्री नहीं है, फैक्ट से ज्यादा क्या है, आइडिया मैटर करता है, ठीक है ना। तो ये हमारे दिमाग में रहता है कि अच्छा मैं ये लिख देता हूँ। अगर वो की आइडिया है, की टर्म है, तब तो डेफिनेटली दैट इज गुड। अगर वो नहीं है तो आपने बस एक कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन दिया है, इसमें कुछ भी स्पेशल मेरे को नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये बस फैक्ट है, आइडिया को सब्सटैंशिएट नहीं कर रहा है। यस एग्जैक्टली। हाँ, फैक्ट तभी काम करे जब वो आइडिया को सब्सटैंशिएट करे, दैट फैक्ट इज इंपॉर्टेंट। आप लिख देते कि अंबेडकर ये घोष फलाना जगह जन्म लिए, उसके बाद जेल लेकर के जेल मतलब कि उस जेल से निकलने के बाद फलाने जगह ऑरोविल में जाकर के उन्होंने आश्रम बना लिया, क्या उससे मेरे को फर्क पड़ा? सही बात। आप समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? यस ओके। इसलिए मैंने कुछ कुछ लिख रखा है, जैसे क्या है ना कि इट इज अ रिलीजन दैट हैज कम फ्रॉम गॉड। हाउ इट इज अ रिलीजन दैट हैज कम फ्रॉम गॉड। तो यहां तक तो आपने नेशनलिज्म को लिंक कर दिया, बिल्कुल सही है। रिलीजन वाला कुछ कुछ है ना, दैट द जस्ट लाइक वी हैव दैट स्पिरिट ऑफ सेक्रीफाइस फॉर आवर रिलीजन, वही रहना चाहिए नेशन के लिए। नेशनलिज्म एज अ न्यू रिलीजन। विवेकानंद को यहाँ पे कोट कर सकता है। यस। तो इसलिए मैं बात कर रहा हूं कि दिस इज समथिंग जो कि ये हो गया, ठीक है ना। बाकी तो आगे कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। देखो एक्सप्लेनेशन सही है तो मैंने लिख भी दिया है। प्रॉफिट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म किसने बोला? सियादास का नाम लिख देना था ना। एक किसी ने लिख रखा है, यही वाली कॉपी वो तो मैंने दे दी, उसने किसका नाम ले रखा है प्रॉफिट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, पता नहीं किसका। हाँ, बिपिन चंद्रा का नाम लिख रखा। मैंने कहा भाई खेलना है तो इतना मत खेलो। यहाँ पे वही क्रिटिसिज्म वाला जो एंगल है ना, वो वाला मैंने डाल दिया है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे ये सही रह गया आपका कंक्लूजन। रीड दिस कंक्लूजन। Contribution to freedom struggle is priceless. His radical thought worked as a catalyst to emotions of the youth and guided them to free India from the British rule. हाँ, क्योंकि ये तो वो था, समझ रहे हैं ना, अंडरस्टैंडिंग के ऊपर मैंने लिखा था कि अरविंदो ने एक्चुअली करने की क्या कोशिश की थी। एग्जैक्टली। तो अब पता चला कैसे अपन को कंक्लूजन डालने का। यस सर। क्योंकि देखो ये क्वेश्चन अगर यही रहता कि इन कंटेम्प्ट हाउ इट रिमेन्स रेलेवेंट इन प्रेजेंट टाइम्स, तो ये कंक्लूजन बदल जाता। बट चूंकि क्वेश्चन इज रिलेटेड टू फ्रीडम मूवमेंट ओनली, तो वी सिंपली कंक्लूडेड कि ठीक है, हाउ इट वाज सो सिग्निफिकेंट इन द फ्रीडम मूवमेंट। ओके, ठीक है। अब अगला देखते हैं। इसमें देखो गड़बड़ी वही की है, ट्रांसफॉर्म द नेशनल मूवमेंट। सेकंड लाइन तो पहला वाला जो है प्राइसलेस, प्राइसलेस, प्राइसलेस बहुत पसंद वाला शब्द है क्या। ही इज फादर ऑफ द नेशन, किसको फर्क पड़ रहा है सर? इस क्वेश्चन में सर ये भी हुआ था कि ये मैंने लास्ट में लिखा था, क्योंकि ये इसमें वो था कि हाँ कुछ वो मतलब कुछ क्लियर कट डिमांड मुझे समझ नहीं आ रही थी, तो फिर वो हो गया कि ठीक है, गांधीज्म के थॉट्स क्लियर कट डिमांड जब नहीं समझ में आए, ठंडे दिमाग से क्वेश्चन को तोड़ दो। मैं हमेशा यही कहता हूं, जब क्वेश्चन समझ में नहीं आए ना, तोड़ दो क्वेश्चन को। तो क्या लिखा रखा है, ट्रांसफॉर्मिंग द पॉलिटिकल एंड नॉन पॉलिटिकल। मतलब कुछ ऐसा मूवमेंट था फ्रीडम मूवमेंट के टाइम पर जो पॉलिटिकल था, कुछ ऐसा था जो नॉन पॉलिटिकल था, और उन्होंने दोनों को यूनिफाई कर दिया। अब सपोज करो उस दिन का क्लास डिस्कशन नहीं भी अटेंड करते, और अभी मैं ये बात आपसे बोल रहा हूं, आपको नहीं लगता कि हाँ इस पर मैं कुछ तो लिख ही सकता हूं? ना सर, लिख तो लेता, लेकिन फिर एक डाउट मेरे दिमाग में ये भी आ रहा था कि फिर वो आंसर बहुत ज़्यादा हिस्ट्री का आंसर हो जाएगा। तो जो भी थॉट्स मेरे दिमाग में आ रहे हैं उनके बेसिस पे। अगेन एक बात याद रखो, दिमाग से ये चीज को निकाल दो कि ये GS2 का होगा, हिस्ट्री का होगा, किसका होगा, नहीं होगा।
अब सपोज करो क्वेश्चन है आइडिएशनल जर्नी ऑफ एम एन रॉय, ठीक है, उसमें हिस्ट्री नहीं चलेगा, चलेगा, उसमें तो उनकी पूरी क्रोनोलॉजी चलेगी। मेक्सिको गए, फिर उधर लेनिन से भी लड़ाई किया, ये किया, वो किया, तो उसमें क्या रिजेक्ट कर दोगे, ये हिस्टोरिकल हो जाएगा? नहीं। याद रखो, पहला नीड है कि क्वेश्चन आंसर जो है वो क्वेश्चन के डिमांड को फुलफिल करे, पहली, दैट इज द की रिक्वायरमेंट। अब वो हिस्ट्री का बन रहा है, सोशियोलॉजी का बन रहा है, किसका बन रहा है, किसको पता है? क्वेश्चन हमें ही पढ़ना होता है ना, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव चीजों का पढ़ना होता है, ठीक है ना? तो इस तरीके से वो दिमाग में देखो, दिमाग से ये सारी चीजें हटा ही दो, वो किसका बन रहा है। जैसे बहुत बार GS2 में PSIR वालों के नंबर कम क्यों आते हैं? उनके दिमाग में बैठा होता है मैं आंसर लिखूंगा कहीं ये PSIR का ना बन जाए। भैया आंसर होता है, कैटेगराइजेशन नहीं है कि वो PSIR का है या सोशियो का है या एंथ्रो का है या हिस्ट्री का है। पहले आंसर लिखो तो सही, लिखोगे नहीं पहले से, वही मैं कहता हूं मरने से पहले भूत बनना। लिखा नहीं आंसर, पहले से सोच बैठे इसका बन जाएगा, वो बेवकूफ़ी नहीं करनी, ठीक है? तो अब तो वैसे बात है कि पॉलिटिकल एस्पेक्ट क्या था, नॉन पॉलिटिकल था, और हमने क्लास में तो डिस्कस कर ही रखा है, मैंने कुछ पॉइंट लिख रखा है, लिख दिया वही क्वेश्चन इज नॉट ऑन गांधीज्म और गांधीज आइडिया ऑफ स्वराज, क्योंकि आपका पूरा आंसर ही वही उसी में घुमा हुआ है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। ये तो पूरा ही गलत है। हाँ गलत है, क्वेश्चन के डिमांड के मुताबिक गलत है, पूरा ही गलत है। ठीक है। की आइडियल्स ऑफ रेडिकल ह्यूमनिज्म, ह्यूमनिस्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ मार्क्सिज्म इज नॉट रेडिकल ह्यूमनिज्म। ओके, ये देखो उनका जो रिवीजन ऑफ मार्क्सिज्म है वो है ह्यूमनिस्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ मार्क्सिज्म। एम एन रॉय के केस में दो इंपॉर्टेंट आइडियाज हैं, वन इज हिज रिवीजन ऑफ मार्क्सिज्म। तो ये जो रिवीजन ऑफ मार्क्सिज्म है ना, दिस इज एक्चुअली ह्यूमनिस्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ मार्क्सिज्म। आपने समझा? जहां उन्होंने मार्क्स के हर एक आइडिया को काउंटर किया है कि नहीं भैया ये सही नहीं है, नॉट स्ट्रगल बट कोऑपरेशन इज आल्सो देयर, वगैरह वगैरह, ठीक है ना? हिस्ट्री नॉट ओनली बिकॉज ऑफ मटेरियल रिलेशंस बट आल्सो बिकॉज ऑफ आइडियाज। तो वो एक चीज है। रेडिकल ह्यूमनिज्म इज अ डिफरेंट चीज। रेडिकल ह्यूमनिज्म उन्होंने दिया ही क्यों है मार्क्सिज्म के अगेंस्ट, काउंटर टू मार्क्सिज्म एज वेल एज लिबरलिज्म एज वेल एज फासिज्म। ये सारी फिलॉसफीज हटाओ, Yes, इसको फॉलो करो। क्योंकि उन्होंने कहा कि ये सारे फिलॉसफीज जो है वो ह्यूमन बीइंग को लिमिट करता है, वो जो है मटेरियल इंटरेस्ट की तरफ ले जाता है, इंसान को इंडिविजुअल बना के छोड़ देता है, एक जो है क्लास के सबऑर्डिनेट बना देता है। फासिज्म क्या है वो हर किसी को पता है। सो रादर देन दैट ही सेड आई एम गिविंग यू अ फिलॉसफी which will completely liberate the individual, and that liberation is not in liberal terms. मार्क्सिज्म कहाँ लिबरेट करने की बात करता है? मतलब वो क्लास खत्म कर देंगे तो लिबरेट हो जाएंगे, ठीक है ना? तो इसीलिए ये देखो यहीं पे गड़बड़ क्या है, ये देखो एम एन रॉय को जा करके दोनों एस्पेक्ट क्लियर कर लेना कि रिवीजन ऑफ मार्क्सिज्म क्या है और रेडिकल ह्यूमनिज्म क्या है, क्योंकि आपने फिर यहाँ पे वही डाल रखा है, हिज रिवीजन ऑफ मार्क्सिज्म। तो मैंने साइड में लिख दिया नॉट रेडिकल ह्यूमनिज्म, दिस इज क्रिटिसिज्म ऑफ मार्क्सिज्म, ठीक है ना? फिर यहाँ पे लेनिन के साथ डिसएग्रीमेंट। इस टॉपिक को आपको लग रहा है मुझे अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत है? हाँ हो सकता है, इसको मैं एक बार पढ़ लूंगा अच्छा। क्योंकि देखो यहाँ पे फिर लेनिन को आपने क्यों लिया, फिर वापस से ले आए, थोड़ा बहुत रेडिकल ह्यूमनिज्म आया और फिर वापस से आ गया है आप उधर से। समझे? इस टॉपिक और उस टॉपिक में ये दोनों चीजें, रिवीजन ऑफ मार्क्सिज्म और रेडिकल ह्यूमनिज्म, दोनों को सेग्रीगेट करके, ओके? एक्सप्लेनेशन रेडिकल ह्यूमनिज्म उतना साफ साफ नहीं, देखो बहुत सिंपल है,
एमिन रॉय का नहीं, एमिन रॉय मैंने अपलोड नहीं किया है, हन्ना अरेंट अपलोडेड है कि फ्रीडम, वो फ्रीडम कहते हैं नॉट ओनली नेशनल फ्रीडम, ही टॉक्स अबाउट आइडियोलॉजिकल फ्रीडम, हर कुछ से फ्रीडम फ्रॉम रिलीजन, फ्रीडम फ्रॉम रिलीजन, यस, सुपरनैचुरल फोर्सेस। हाँ। फिर जब वो बात करता है रीजन, तो सोसाइटी बेस्ड ऑन रीजन, उसकी बात करते हैं। एथिक्स जो है रिजल्ट ऑफ एवोल्यूशन, क्योंकि उसी एथिकल सोसाइटी में इसमें प्रोटीन आता है ना, किसी पता नहीं सर, किसी ने तो पढ़ा था, ही वाज इंस्पायर्ड बाय समबडी हु हैज टॉक्ड अबाउट समथिंग इज। इतनी कहानी में नहीं घुसना है हमें, सिर्फ 2-3 पन्ने का लिखना है, लिमिटेड नॉलेज रहे उसे मैं साफ साफ लिख दूं, ठीक है ना। इसीलिए मैंने लिख रखा है कि बहुत क्लियर नहीं है, ठीक है ना। रेडिकल ह्यूमन फिलोसफी ऑफ फ्रीडम, इंडिविजुअल यूजिंग साइंस एंड कॉमन सेंस इन द मॉडर्न टाइम नीडेड फॉर ग्रोथ ऑफ एआई सोशल मीडिया। ये कहाँ से पहुंच गया भाई? ये सब कुछ तो टोटली साइंस बेस्ड है, वहां पे रेडिकल ह्यूमनिज्म क्या कर रहा है कि सर वो इन एज ऑफ एआई, सोशल मीडिया, फेक न्यूज एक्सेट्रा, वी नीड रीजन, ह्यूमन रीजन टू एक्चुअली सी द रियल पिक्चर। वैसा कुछ मैं लिखना चाह रहा था। नहीं, उससे बेहतर है ना कि सबसे सिंपल सी बात है, जो ऑनगोइंग कन्फ्लिक्ट्स हैं, सोसाइटल टेंशंस हैं, जेनोफोबिया है, क्योंकि उनका आइडिया उसी के अगेंस्ट था ना। ह्यूमन बीइंग इन रेडिकल फॉर्म का मतलब क्या है कि completely free from everything, किसी भी तरह का प्रिजुडिस, किसी भी तरह की एनी अदर आइडेंटिटी, उससे कंप्लीटली फ्री। गॉट इट? इसका आइडिया ही मेरे को नहीं समझ में आया, इसलिए मैंने ये सब चीजें लिख दी हैं। वैसे रेडिकल ह्यूमनिज्म का मेरे फाउंडेशन का एक वीडियो है, मैं उसे अपलोड करता हूँ यूट्यूब पर, क्योंकि इसी तरीके से किसी ने हन्ना अरेंट का बोला था, तो हन्ना अरेंट का मैंने दो लेक्चर में था, वो मैंने पूरा यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है, ठीक है। वही बात है कि एडम, यहाँ पे ये वाला पॉइंट आपका वेग थोड़ा लगा। एडम स्मिथ, ठीक है, लेसिस फेयर ऑफ लिबरल इकोनॉमिक मॉडल, दिस क्रिएटेड द बिगेस्ट चैलेंज टू लिबरलिज्म। एडम स्मिथ का आइडिया कैसे लिबरलिज्म को चैलेंज कर दिया? मतलब कि सर इसने जो लिबरल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो आइडिया दिया था, हाँ, उससे इनइक्वालिटी हुई, और उसके बाद फिर फाइनली मार्क्स का आइडिया आया। तो कुछ ऐसे लिंक मैं बोल रहा हूँ, इस तरीके का अपनी मर्जी के लिंक पे मत जाओ। आप टीचर के सामने बैठे नहीं रहोगे एक्सप्लेन करने के लिए, खुद से पढ़ करके देखो, यू नो इट योरसेल्फ कि मैंने क्या कैसे कनेक्ट करके लिख रखा है। वो तो क्लासिकल लिबरलिज्म का फाउंडर है ना एडम स्मिथ। तो वो मतलब इसके सेकंड पार्ट को मैं ठीक से लिख नहीं पाया था, वो मतलब वो लिंक करना था मुझे कि इसने ये आइडिया दिया, इसके कारण फिर इनइक्वालिटी बढ़ी, और फिर फाइनली मार्क्स के आइडियाज आए। अब समझ में आया कि क्यों इस तरीके से नहीं लिखने का, क्योंकि वो लिखने जाओगे ना तो यहाँ से लेकर के वो यहाँ तक चलता ही रहेगा। क्या अपने पास उतना स्पेस है? नहीं। तो चीजों को डायरेक्टली सिंपली बताने का, इतना लॉजिक लगा के जलेबी बनाओगे मामला बिगड़ेगा, क्योंकि जगह भी बर्बाद होगा, ठीक है ना। राइज ऑफ वेलफेयर स्टेट, ठीक है। पोस्ट मॉडर्निज्म, वेलफेयर, वहाँ वेलफेयर स्टेट फिर से आ गया आपका, वेलफेयर स्टेट, टॉलरेशन एंड डी ग्लोबल। ये सब लास्ट में क्यों लाए? 1-2 पॉइंट के बाद ना कंटेम्प्ररी वाले सारे के सारे ले आओ। राइज ऑफ चाइना इज वन फैक्टर, रिफ्यूजी क्राइसिस की आप, माइग्रेंट क्राइसिस की आप बात करो, इंक्रीजिंग प्रोटेक्शनिज्म जो चल रहा है ग्लोबली, ये सब असल में ग्लोबलाइजेशन के चैलेंजेस है ना। 2008 वाला इकोनॉमिक क्राइसिस, COVID-19, all these present the challenges to liberal order. सर वो मतलब ये सारी चीज़ें थी दिमाग में, पर इसमें भी वही हुआ था फिर से कि ये IR का पेपर नहीं है, तो वो थॉट थोड़ा सा एक मतलब नेक्स्ट टेस्ट से मैं ध्यान रखूंगा कि ये सब चीजें नहीं। ये देखो बात है कि हम क्या और कितना लिख रहे हैं, दैट मैटर्स। क्योंकि अगर क्वेश्चन लिबरलिज्म का है, लिबरलिज्म के कंटेम्प्ररी चैलेंजेस में तो यही सब लिखोगे ना, और क्या है चैलेंजेस लिबरलिज्म के? यही सब है, हकीकत यही है।
क्योंकि राइज ऑफ राइट को आप डेमोक्रेसी के साथ लिंक करोगे, उस जो राइट्स हैं राइट्स के वायलेशन के साथ आप लिंक करोगे, वही सारे आर्गुमेंट्स रहेंगे ना। ठीक है, उसके बाद सजेशन यहाँ पे गायब हो रखा है। ओके, इस पर आते हैं। डिस्कस सोशलिज्म बिफोर मार्क्स। इसे मैंने क्या लिख रखा है, एड नो वैल्यू टू द एड्स नो वैल्यू टू द आंसर। पढ़ो। No thinker inspired and contributed more to this school of thought as much as Marx. However, several pre-Marx socialists also exist. Actually, मेरे को लास्ट लाइन लिखना था, उसके पहले मैंने कहानी बना दिया है। ठीक है। So, टाइम तो लगता है ना कॉपी चेक करने में, क्योंकि ऐसी ऐसी चीजें देखनी पड़ती है। देखो ये जो है ना, आपको इसे एक्सपेंड करना है, क्योंकि 50% ऑफ द क्वेश्चन तो यही है। आपने एक पैराग्राफ में निपटा दिया, एक पैराग्राफ में आपने मार्क्स को निपटा दिया, ठीक है ना। तो वही मार्क्स ने, एक मिनट, इकोनॉमिक मॉडल फर्दर दे हैड नो प्रिस्क्रिप्शन फॉर एलिनेशन कॉज्ड बाय कैपिटलिज्म। तो मैंने कुछ कुछ साइड में लिख रखा है। मार्क्स ने क्या बोला था कि आप जो समझ रहे हो वो सही है, डायग्नोसिस ऑफ द प्रॉब्लम इज राइट, बट द सजेशन दैट यू आर गिविंग कि क्लास कोऑपरेशन, उनको समझा करके हम इसे हैंडल कर सकते हैं, वो नहीं हो सकता। और उसके बाद इन्होंने, व्हेन मार्क्स गिव, ही गिव अस अकॉर्डिंग टू मार्क्स अ साइंटिफिक आइडिया कि व्हाई दिस क्लास कोऑपरेशन इज नॉट पॉसिबल एंड व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड। द वे फॉरवर्ड शुड बी रेवोल्यूशन। ठीक है। और यहाँ पे क्या है, मामला वही है, आपने पोस्ट मार्क्स सारा सोशलिज्म लिख दिया है, जबकि आपको एक्सप्लेन यही वाला करना था। ये देखो, हिज एनालिसिस ऑफ क्लासेज यूजिंग हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म इज साइंटिफिक। ये मार्क्स का कहना है, जरूरी नहीं है कि वो किस एंगल से साइंटिफिक है जो मार्क्स बोल रहा है। चलो वो तो नहीं समझ में, वो तो याद कर लिया मैंने कि ठीक है ये साइंटिफिक बोलता है। भाई वो मार्क्स बोलता है। अब बताओ, मार्क्स जिस तरीके से एवोल्यूशन बताता है कि पहले लेबर स्लेव थे, मतलब स्लेव और मास्टर थे, कब लड़ाई हुई और स्लेव्स जीते, उसके बाद फिर ठीक है लॉर्ड्स बने, फ्यूडल सोसाइटी आई। वो मार्क्स एक कहानी बता रहा है, ही इज टेलिंग अ स्टोरी टू इंस्पायर द वर्कर्स की यू आर ऑन द राइट साइड ऑफ हिस्ट्री, तुम भी उठो, रिवॉल्ट करो, गो फॉर रेवोल्यूशन। एक बात याद रखो, कोई पॉलिटिकल साइंटिस्ट, कोई पॉलिटिशियन कभी सच नहीं बोलता, वो अपने मुताबिक सच को बना लेता है। ठीक है ना। अपने पास देखो बहुत ज्यादा टाइम तो है नहीं कि एक एक करके, लेकिन ये चीज समझो कि मार्क्स कहता है कि माई आइडिया इज साइंटिफिक, दैट डज नॉट मीन हिज आइडिया इज साइंटिफिक। ठीक है ना। उसके बाद फिर बाकी आगे के रिगार्डिंग वही है, रीड द क्वेश्चन केयरफुली, डिमांड नहीं है। ठीक है। इसके रिगार्डिंग तो देखो चीजें सही थी, मैंने वही जो स्ट्रक्चर वाली बात कर रखी है ना, कि उसका बेसिस वो तो मैंने क्लास में बता ही रखा है, उसको मैंने थर्ड टेस्ट में इम्प्लीमेंट भी किया है, देख लेंगे। ठीक है। इसमें देखो कुछ कुछ आपके आइडियाज गायब हो गए हैं, की टर्म्स हैं, पर्सनलिज पॉलिटिकल हो गया, पेट्रियार्की तो लिख रखा है, लेकिन पर्सनलिज पॉलिटिकल मतलब कि टेकिंग स्टेट इवन इन द पर्सनल स्फीयर, इट वाज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस ऑफ वुमेन। ठीक है ना। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये तो बेसिकली ये लिबरल का आइडिया हो गया यार। ठीक है ना। लीडरशिप पोजीशन ये सब जाएगा लिबरल में, क्योंकि वही उन्हीं का डिमांड रह रहा था, ये इनका डिमांड नहीं था। रेडिकल फेमिनिज्म का डिमांड नेचुरल एक्सट्रीम रहेगा, रेडिकल रहेगा। उनका रिकमेंडेशन क्या था, हेटेरोसेक्सुअल फैमिली को हटाओ, गो फॉर सिस्टरहुड। ओके। ऊपर से उनका जो क्रिटिसिज्म है ना, अपने क्रिटिसिज्म डिफर्ड फ्रॉम लिबरल इन अ नंबर ऑफ वेज। रेडिकल फेमिनिस्ट कंसीडर देम टू बी टू लेस डिमांडिंग, नहीं, उसने सीधे का सीधा बोला कि यू आर ब्रिंगिंग मैस्कुलिनिस्ट डिस्कोर्स इनटू फेमिनिज्म। गॉट इट।
इस एक चीज को थोड़ा पता नहीं आपने रिवीजन क्या था नहीं था, इसे भी आपको पढ़ना पड़ेगा। इंटरसेक्शनैलिटी आपने बिल्कुल सही लिखा। इंटरसेक्शनैलिटी है क्या? कि जो सोशली मार्जिनलाइज ग्रुप से भी हैं और वुमेन भी हैं, जैसे ब्लैक वुमेन या फिर दलित वुमेन इन इंडिया। मतलब इंटरसेक्शन ऑफ जेंडर प्लस रेस, ठीक है ना? तो भी यहाँ पे एक्सप्लेन करोगे ना, क्योंकि थर्ड वेव आया ही था ये यूनिवर्सलिटी के अगेंस्ट, ठीक है ना? फ्लूइड जेंडर आइडेंटिटीज, तो ये सब को आपको एक एक लाइन में एटलीस्ट एक्सप्लेन कर देना चाहिए था, एक एक दो लाइन में। ओके, नेक्स्ट कम्स क्लासिकल मार्क्सिज्म। अच्छा, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का नाम यहाँ पे कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन लिख रखे हो। मैं भी वही उस समय अभी मेरे समझ में आया, दास कैपिटल एंड कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ठीक है, ठीक है। लेनिन अप्लाइड द आइडिया ऑफ फ्यूडल रशिया। देखो यहाँ पे ये सब तो ठीक है ना, आउटकम ऑफ इक्वालिटी। जैसे यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस क्या था मार्क्स के साथ, इसे भी उसी तरीके से अगर हम थीम वाइज चलते तो वो भी ठीक रहता। तो व्यू ऑन स्टेट, तो मार्क्स ने क्या कहा था? मार्क्स कहता था स्टेट एक बुर्जुआ इंस्टीट्यूशन है। ऑन द अदर हैंड व्हेन वी लुक एट लेनिन, व्हेन वी लुक एट माओ, इन दोनों ने बेसिकली स्टेट को ही सेंट्रल माना, कंट्रोल्ड बाय द प्रोलिटेरिएट्स, राइट। इस तरीके से थीम वाइज रेवोल्यूशन के रिगार्डिंग तो ये दोनों सिंगल रेवोल्यूशन की बात करते हैं। माओ टॉक्स अबाउट कंटिन्यूअस रेवोल्यूशन। ओके, व्यू ऑफ प्रोलिटेरिएट्स या फिर व्यू ऑन पेजेंट्स, तो मार्क्स ने रिजेक्ट कर दिया था। व्हाई? बिकॉज पेजेंट्स दे हैव सम प्रॉपर्टी सो दे कैन नॉट बी रेवोल्यूशनरी। ऑन द अदर हैंड जब हम देख रहे हैं वेदर यू लुक एट लेनिन और यू लुक एट माओ, इनफैक्ट माओ के केस में तो टोटल सेंट्रल ही था पेजेंट्री, ठीक है। तो इस तरीके से, ठीक है ना। इसमें तो ये सब आपने लिख रखा है, कुछ कुछ चीजें हैं। कंस्ट्रक्ट फोर्स है, डिफेंसिव कैपेबिलिटी इन कॉन्फ्लिक्ट प्रोटेक्ट, तो इसमें बस वही था। थोड़ा सा इसमें क्या गड़बड़ी हो गई ना, वैसे तो 20 नंबर का था, यहाँ आपने सब कुछ बिल्कुल सही लिख रखा है, ठीक है। यहाँ पे मेरा क्या सजेशन रहता है, जैसे किंग था, ठीक है, तो किंग तो सेंट्रल एलिमेंट है, बट अगर हम उसी को उसके जियो पॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो किंग को क्या देखता है? जब विजिगिशु हु एस्पायर्स फॉर विक्ट्री। अगर हम बात करें दुर्ग का, तो दुर्ग इज जो ऑफेंस और डिफेंस का बात है वो वही है इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। या फिर आप बात कर रहे हो कोश की, आप आर्मी की बात कर रहे हो, तो नॉट ओनली फॉर मेंटेनिंग इंटरनल सिक्योरिटी बट ऑल्सो गोइंग फॉर एक्सपेडिशन। और इसीलिए जब वो मंडल थियरी में बात करता है तो वो बात करता है कि जो 12 सर्कल्स हैं, तो किंग को अपने एलाइज का और अपने एनिमी के एलाइज का, हर किसी के स्ट्रेंथ, कॉम्पेरेटिव स्ट्रेंथ का मैनेज करना, एसेस करना चाहिए। एंड ओनली आफ्टर किंग इज कॉन्फिडेंट तब वॉर पे जाना चाहिए, तब वॉर पे जाना। यस, तो बात वही है, बात हमारा बस समझाने वाला रह गया। ये सब ऐसा कुछ नहीं है ना कि हमें नहीं पता है, हमें तो सब कुछ पता है। ओके, ठीक है। लार्ज आर्मी स्ट्रॉन्ग किंग इज नीडेड, ठीक है, बाकी इधर वाला सही है। सो देखो, निष्कर्ष यही है कि चीजें सही जगह पे हैं, लेकिन कुछ कुछ जगह पे क्वेश्चन का डिमांड मिस तो हुआ है, ठीक है ना। और चीज़ों को ब्रीफ, जो हमेशा कोशिश करना है सेंट्रल डिमांड को पकड़ने का, इसके लिए क्वेश्चन को थोड़ा देर तक पढ़ना है, 2 बार 3 बार पढ़ना है, उसके बाद फिर लिखना है। देखो, जब आपका लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज आपका सिंप्लीफाई हुआ, आप अपना पिछले से अब तक आप खुद देखोगे कि एक डिफरेंस है और एक ओरिजिनलिटी आ गई है, थोड़ा सा एक नेचुरल। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ इसीलिए सुनो, सेंड दिस कॉपी टू एनी ऑफ योर फ्रेंड, और उसके बाद कहना मैंने अभी आपको ये वाली कॉपी पढ़ाई ना,
कि लैंग्वेज दिखने में लगता है भाई क्या लिखा है, तो समझ कुछ नहीं आता। समझ कुछ एग्जैक्टली। और अज्यूम करके मत बैठो, जैसे बोला ना आपके अपने फ्रेंड ने बोल रखा है कि वो पॉलिटिकल साइंस का, उसको तो सब पता है। भाई उसको पता है, उसको की टर्म्स पता है, पता उसको सब कुछ है, तो मैं आंसर भी क्यों लिख रहा हूँ? उसे तो सब कुछ पता ही है ना भाई, मैं राइटिंग द आंसर। और ये सवाल पूछा ही क्यों गया? वो मेरे से पीएचडी लेवल का कोई थीसिस वगैरह लेवल का क्वेश्चन पूछे, रिसर्च लेवल पर इतना फिर बेसिक क्वेश्चन वो क्यों पूछ रहा है? बिकॉज देखो बहुत इम्पोर्टेंट, आप जिस चीज को जितने अच्छे से समझते हो आप उस चीज को उतना सिंपली समझा सकते हो। दैट इज ऑल द गेम। द मोमेंट यू वेंट कॉम्प्लेक्स, इट मीन्स आप उसे सिंपली नहीं समझ पा रहे हो। और सर एक और चीज़ मैंने इम्प्रूव की अब थर्ड टेस्ट के पहले, जो 21 से 28 के बीच में जो मैंने प्रेप किया, कि सेकंड टेस्ट लिखने के बाद मुझे लगा कि कहीं कहीं पे अंडरस्टैंडिंग में गैप्स भी हैं। तो जो मैं अपने शॉर्ट नोट्स, जैसे कि मेरे शॉर्ट नोट्स इसमें ही हैं, तो उसके अलावा फिर मैं अपने सोर्स मटेरियल पे भी गया वापस से कि थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, थोड़ा विकिपीडिया वगैरह से पता करते हैं कि इसमें और चीज़ें क्या लिख सकते हैं। बहुत बहुत ज़्यादा नहीं जाने का, समय की बर्बादी नहीं करनी है। नहीं मतलब जैसे बस अगर कुछ चीज़ का कंटेम्प्ररी रेलेवेंस चाहिए तो देख ChatGPT है ना, उसका यूज करो। चैट जीपीटी में सर कभी कभी वो हो जाता है, तो कभी कभी होता है, एक डर लगता है कि ये सही बता रहा है नहीं बता रहा है। विकिपीडिया कौन सा सही बताता है? हाँ उसमें भी लगता है, लेकिन उस पे एक वो ना है कोई कि बात नहीं, रीअफर्म कर लेना उस नेट पर जाकर के, क्योंकि चैट जीपीटी बहुत सिंपल सोर्स रह जाएगा वो सब इंफॉर्मेशन का, बहुत सिंपल। और सबसे इम्पोर्टेंट है समय का, क्योंकि गड़बड़ी क्या होती है कि हम कुछ पढ़ते हैं और एक बार अगर हमें अच्छा लगता है ना तो बस हम अपना समय पूरे का पूरा समय दे रहे हैं, वो बकवास नहीं करनी है। नहीं सर ये मेरे को तो जानने का है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल लिमिटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, बात खत्म। वो सब तो शुरू में होता था, अब तो बस टाइम दे चुका हूँ काफ़ी पेपर को भी, तो ओके ठीक है। और कुछ? नो सर बाकी तो चल ठीक। ठीक। देख थर्ड टेस्ट दे के भी लगा कि हाँ काफ़ी चीज़ें अब सबकॉन्शियस में ही आ चुकी हैं, तो अब मैं इसको बाद में रिवाइज भी करूँगा तो बहुत जल्दी जल्दी देखो चीज़ें होते थोड़ा, जाएंगे। इसलिए मैंने बोला था 4 टेस्ट, मैंने बोला था कि 4 टेस्ट तक अगर आप रेगुलरली चीज़ों को करते हो, क्योंकि ट्राइड एंड टेस्टेड है यार। और मेरा तरीका ये नहीं रहेगा कि मैं आपके तरीके को ओवर पावर करूं, बिकॉज मैं आपसे क्या शो ऑफ करूंगा, उसकी तो कोई ज़रूरत है नहीं। प्लस अगर मैं आपको अपने तरीके में ढालने लगूंगा, मेरा अल्टीमेट पर्पस क्या होना चाहिए? आपको अपने तरीके पर लाना या फिर आपसे अच्छे नंबर, यू शुड अचीव बेटर स्कोर। फायदा मेरा भी और आपका दोनों का इसी में है ना। और आप अच्छा स्कोर तभी स्कोर करोगे जब आप अपने तरीके से आगे बढ़ोगे। सो दैट इज वाई फोकस वही है। और देखो थर्ड में आपको खुद दिख रहा है ना, चौथे में आप जाओगे, आप खुद, आई नीड नॉट डू ऑल दिस, खुद ब खुद आपके समझ में चीज़ें आने लगेंगी कि हाँ यार चीज़ें सही आ रही हैं। ठीक है।